गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 11 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, गैस फ्रॉम न्यू सोर्सेज विल एंड शॉर्टेज सेज ऑफिशियल। तो इंडिया में नेचुरल गैस सप्लाई का जो करंट क्रंच चल रहा है वो एक्सपर्ट्स के हिसाब से ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक अब जो ग्लोबल मार्केट में गैस के प्राइसेस बढ़ने की वजह से नॉर्वे और यूनाइटेड स्टेट जैसे जो दूर के कंट्रीज हैं उससे एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करना भी इकोनॉमिकली वाइबल हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन जगहों से शिपमेंट आने में काफ़ी टाइम लगता है। नॉर्वे या यूएस से गैस लाने में लगभग 2 मंथ्स लग सकते हैं, जिस वजह से शॉर्ट टर्म में सप्लाई शॉर्टेज भी महसूस हो सकती है। तो इस बीच गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड को प्रायोरिटी देने के लिए जो एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाया है, जिससे आउटपुट यहाँ पर लगभग 10% तक इंक्रीज हो गया है। और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को भी डायरेक्टिव दिया है कि प्रोपेन और ब्यूटेन का मैक्सिमम यूज एलपीजी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाए। ऑफिशियल्स का कहना है कि यहाँ पर कतर से पहले 6 से 8 बिलियन डॉलर एमएमबीटीयू पर मिल रही थी गैस, जो अब बढ़कर 15 डॉलर पर एमएमबीटीयू हो गई है। गवर्नमेंट का मानना है कि लॉन्ग टर्म में गैस सप्लाई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी मुश्किल जरूर रहेगी। और फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, लोकसभा में ट्यूसडे को अपोजिशन ने स्पीकर ओम बिरला को रिमूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन पर डिबेट शुरू की है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करने का प्रोसीजर आर्टिकल 94 में दिया हुआ है। सबसे पहले लोकसभा के किसी भी एमपी को स्पीकर को रिमूव करने का रेजोल्यूशन जो है या फिर रिटर्न नोटिस देना होता है। ये नोटिस कम से कम 14 दिन पहले देना होता है। और जब रेजोल्यूशन हाउस में लिया जाता है ये, तो कम से कम 50 एमपीज जो है इसका सपोर्ट होना ज़रूरी है, ताकि रेजोल्यूशन डिस्कशन के लिए एडमिट हो सके। और जब स्पीकर के खिलाफ रिमूवल रेजोल्यूशन डिस्कस होता है, तो स्पीकर वहाँ पर खुद हाउस को प्रिसाइड नहीं करते, बल्कि उसे डिप्टी स्पीकर या फिर पैनल का कोई मेंबर प्रिसाइड करता है। उसके बाद लोकसभा में यहाँ पर रेजोल्यूशन पर डिबेट होती है, जहाँ एमपीज अपने आर्ग्यूमेंट रखते हैं। फिर ये रेजोल्यूशन बेसिकली इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए। मतलब अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ 543 है, तो उसमें से जितनी वैकेंट सीट है, मान लीजिए 3 वैकेंट सीट हैं, तो 540 मेंबर अभी प्रेजेंट है वहाँ पर। और अगर ये वोट करते हैं तो इसका हाफ यानी कि 270 प्लस 1, अगर इतने वोट आ जाते हैं तो ये रेजोल्यूशन पास माना जाएगा और स्पीकर स्टैंड्स रिमूव पॉसिबल हुआ है। उल्लास क्या है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये गवर्नमेंट का एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर लॉन्च हुआ था। इसका एम है कि जो भी 15 साल से ऊपर के इलिटरेट लोग हैं उनको बेसिक रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स और जो फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना। और वुमेन लिटरेसी भी यहाँ पर 90.7% से बढ़कर 99.89% हो गई है चंडीगढ़ में। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, प्रोटॉन एक्सीलरेटर फैसिलिटी टू कम अप इन विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जल्दी ही एक इम्पॉर्टेंट हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सीलरेटर सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। और ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर डेवलप हो रहा है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक्सीलरेटर सिस्टम जो थोरियम है हमारा, उसको यूरेनियम फ्यूल में कन्वर्ट करने में मदद करेगा, जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इंडिया के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम रिजर्व्स हैं, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। और ये कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, इसीलिए इस फैसिलिटी को फुल्ली ऑपरेशनल होने में यहाँ पर 20 साल तक लग सकते हैं। और विशाखापट्टनम एक को स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम और कूलिंग के लिए सी वाटर की अवेलेबिलिटी है वहाँ पर, इसी वजह से इस साइट को चूज़ किया गया है। और इस पर यहाँ पर राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंदौर इस पर रिसर्च कर रहा है। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, रिसर्चर्स पब्लिश फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड चेकलिस्ट ऑन फायर फ्लाइज अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पर रिसर्च ने इंडिया के फायर फ्लाइज यानी कि जुगनू पर एक पहली कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट तैयार की है, जिसमें कि 1881 से 2005 तक 260 साल के साइंटिफिक रिकॉर्ड्स का डेटा यूज़ किया गया। स्टडी के मुताबिक इंडिया में 92 फायर फ्लाइज स्पीशीज़ हैं और 27 जेनरा आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें कि 60% से ज़्यादा एंडेमिक यानी कि सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। जो नेक्स्ट है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू प्ली अगेंस्ट लॉ ऑन मुस्लिम इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को एक इम्पॉर्टेंट हियरिंग में कहा कि मुस्लिम इनहेरिटेंस का जो लॉ है उसमें इनइक्वालिटी का इशू पार्लियामेंट के थ्रू सॉल्व होना ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है, ना कि कोर्ट के थ्रू जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन करके। तो ये एक्ट बेसिकली क्या करता है, मुस्लिम्स के इनहेरिटेंस रूल डिसाइड करता है, जिसमें कि विडोज़ को अगर बच्चे हैं तो प्रॉपर्टी का 1/8 हिस्सा मिलता है, और अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर 1/4 मिलता है, जबकि डॉटर्स डॉटर्स को सन के मुकाबले यहाँ पर आधा हिस्सा मिलता है।
तो यहाँ पर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने आर्गुमेंट दिया कि ये सिस्टम मुस्लिम वुमेन्स के खिलाफ आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के खिलाफ है, जो राइट टू इक्वालिटी है। तो कोर्ट ने एक प्रैक्टिकल सवाल उठाया कि अगर शरीयत लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया तो मुस्लिम इनहेरिटेंस को कौन सा लॉ रेगुलेट करेगा। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कॉशन दिया कि अगर कोई एक्ट हटा दिया जाता है तो लीगल वैक्यूम वो क्रिएट कर सकता है, जिससे मुस्लिम वुमेन को अभी जो राइट्स मिल रहे हैं वो भी खत्म हो सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरे जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि शायद बेहतर होगा कि आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट्स को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा डायरेक्टिव देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई डिसीजन नहीं दिया है और इस केस को आगे की हियरिंग के लिए लिस्ट कर दिया गया है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे राजस्थान फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे राजनाथ सिंह अनवील्स विजन डॉक्यूमेंट टू एडवांस मिलिट्री। तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ट्यूसडे को डिफेंस फोर्सेज विजन 2047 रोड मैप फॉर फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। तो ये रोड मैप इंडिया के इंडिपेंडेंस के 100 साल 2000 यानी कि जब 2047 कंप्लीट हो रहा है उस तक आर्म फोर्सेस को मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और टेक्नोलॉजी एडवांस्ड मिलिट्री बनाने का लॉन्ग टर्म प्लान बताता है। तो इस डॉक्यूमेंट का मेन फोकस है कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के बीच जॉइंटनेस और जो कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाना, ताकि तीनों फोर्सेस मिलकर इंटीग्रेटेड तरीके से काम करें। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे जल जीवन मिशन गेट्स एक्सटेंशन अप टू 2028। तो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया है और प्रोग्राम के लिए एडिशनल फंड्स भी अप्रूव किए हैं। तो इस मिशन का एम है हर जो रूरल हाउस होल्ड है उसको डेली सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई देना। और जल जीवन मिशन यहाँ पर 2019 में लॉन्च हुआ था और जनवरी 2026 तक इसमें लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपीस जो है खर्च हो चुके हैं। तो प्रोग्राम का ओरिजिनल टारगेट था यहाँ पे कि 2024 तक 100% रूरल हाउस होल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शन देना, लेकिन अभी कवरेज यहाँ पर लगभग 81% पर रुक गया है। गवर्नमेंट के मुताबिक जो बचा हुआ 20% हाउस होल्ड्स को कवर करने के लिए लगभग उतना ही पैसा लगेगा जितना अभी तक 80% कवरेज के लिए खर्चा हुआ है। तो मिशन को बेटर मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर सुजलाम भारत डिजिटल फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है, जिसमें हर विलेज को यहाँ पर यूनिक आईडी मिलेगी और पूरी वाटर सप्लाई सिस्टम को सोर्स से टैप तक डिजिटली मैप किया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सीक्स बैलेंस, गवर्नमेंट सेज आईटी रूल्स डू नॉट कर्ब सटायर। तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर सेंटर की जो आईटी रूल्स और फैक्ट चेकिंग यूनिट है उससे जुड़े केसेस पर हियरिंग हुई, जिसमें कोर्ट ने यहाँ पर फेक ऑनलाइन कंटेंट से देश को बचाने और फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करने के बीच बैलेंस की ज़रूरत पर जोर दिया। तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आईटी रूल्स का ऑब्जेक्टिव ह्यूमर, सटायर या फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म को सेंटर करना नहीं, बल्कि सिर्फ सेंटर के काम से जुड़ी जो फेक न्यूज़ हैं और मिस इन्फॉर्मेशन है उसको रोकना है। तो फैक्ट चेकिंग यूनिट जो है बेसिकली 2024 में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अंडर नोटिफाई किया गया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर सितंबर 2024 में इस नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, कहकर कि फॉल्स और फेक और मिसलीडिंग जैसे टर्म्स वेग हैं और गवर्नमेंट खुद को ट्रुथ का सोल आर्बिट्रेटर नहीं बना सकती। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्लियर गाइडलाइंस इसके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन का जो नेशनल इम्पैक्ट है वो भी सीरियस है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फेक या फिर मिसलीडिंग जो ऑनलाइन कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए क्लियर गाइडलाइंस जो है वो ज़रूरी हैं, लेकिन सिर्फ सरकार पर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना भी ठीक नहीं होगा। जो लोग मिसचीफ या मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं उन पर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस इशू पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नमेंट टोल्ड ट्विटर, इंस्टाग्राम टू टेक डाउन क्रिटिकल सैटारिकल पोस्ट ऑन पीएम यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस। तो पिछले कुछ हफ्तों में यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर कई टेक डाउन ऑर्डर्स इशू किए हैं, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर सटायर, क्रिटिसिज्म या मॉकिंग पोस्ट को ट्विटर या इंस्टाग्राम से हटाया गया है। सोशल मीडिया कंपनीज आमतौर पर ऐसे ऑर्डर्स पर इंडिया में पोस्ट को क्या करती हैं कि इनविजिबल कर देती हैं, लेकिन वही दूसरे देशों में दिखाई देते रहते हैं वो पोस्ट। तो डेटा के मुताबिक यहाँ 2025 के फर्स्ट हाफ में इंडिया में जो टेक डाउन वो 3 गुना जो है पोस्ट के बढ़ गए। तो मीडिया आउटलेट यहाँ पर द वायर के जो सैटारिकल वीडियोज़ हैं, एडिटर सिद्धार्थ वराद राजन के पोस्ट रीपोस्ट भी रिमूव किए गए।
तो कांग्रेस ने भी यहाँ पर कंप्लेंट की कि एआई जनरेटेड जो पॉलिटिकल पोस्ट तक हटा दिए गए। तो ये टेक डाउन मेनली सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000 किए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक्ट इस गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक या फिर रिमूव करने का ऑर्डर दे सकती है अगर वो कंटेंट नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल हो। और सेक्शन 69A जो है ये तब यूज़ किया जाता है जब कंटेंट इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन या फिर फॉरेन स्टेट या इंसाइटमेंट टू क्राइम को थ्रेटन करता हो, उस केस में ये यूज़ किया जाता है। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वोक्स एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट फॉर नेचुरल गैस एलोकेशन। तो यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो 1955 का है, इसका ये एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो एसेंशियल कमोडिटीज की जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है और प्राइसिंग को कंट्रोल कर सके। अगर किसी कमोडिटी की यहाँ पर शॉर्टेज हो रही है या होर्डिंग हो रही है या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, गवर्नमेंट यहाँ पर स्टॉक लिमिट्स, प्राइस कंट्रोल और मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा सकती है। और गवर्नमेंट ज़रूरत पड़ने पर किसी कमोडिटी को एसेंशियल वो डिक्लेयर कर सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्वोक करके नेचुरल गैस सप्लाई को प्रायोरिटी सेक्टर के लिए डाइवर्ट करने का डिसीजन लिया है। मिनिस्ट्री के मुताबिक यहाँ पर जो पाइप्ड नेचुरल गैस और सीएनजी है और जो एलपीजी प्रोडक्शन को सबसे ऊपर प्रायोरिटी दी गई है और इन सेक्टर्स में 100% सप्लाई मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। और इसके बाद फर्टिलाइज़र जो प्लांट्स हैं उसको प्रायोरिटी दी गई है जिनको 70% गैस सप्लाई दी जाएगी। और यहाँ पर जो टी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे इंडस्ट्रियल यूज़र्स के को लो प्रायोरिटी मिलेगी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे रिकॉर्ड फूड ग्रेन आउटपुट लाइकली। तो यहाँ पर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने सेकंड एडवांस्ड एस्टिमेट 2025-26 के मुताबिक इंडिया में फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन है रिकॉर्ड लेवल पर पहुँचने का एस्टिमेट है। और यहाँ पर डेटा के हिसाब से जो खारिफ सीज़न है उसमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन लगभग 1.44 लाख मेट्रिक टन एस्टिमेट किया गया है, जो पिछले 7 साल से यहाँ पर 2.8% ज़्यादा है। और वहीं अगर राबी सीज़न की बात करें तो यहाँ पर 3.2% की ग्रोथ दिखाता है ये। और इस तरह से 2025-26 में देश का जो ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है रिकॉर्ड लेवल पर रहने की संभावना है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे टू स्टेबलाइज रुपी, आरबीआई में यूज 2013 प्लान टू हेल्प बैंक मॉप अप एनआरआई डॉलर डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर रुपी पर जो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है और कैपिटल आउटफ्लो का प्रेशर को देखते हुए आरबीआई ने एक पुरानी स्ट्रैटेजी रिवाइव करने पर विचार कर रही है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर आरबीआई जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट्स हैं और जो एनआरई डिपॉजिट्स हैं, उनके थ्रू एनआरआई से ज़्यादा डॉलर इनफ्लो अट्रैक्ट करने की पॉलिसी ला सकता है, जैसा कि 2013 के करेंसी क्राइसिस के दौरान किया गया था। तो ये फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट क्या होता है, ये एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है जो कि एनआरआईज इंडिया में खोलते हैं, लेकिन डिपॉजिट यहाँ पर फॉरेन करेंसी में होता है, रुपये में नहीं होता। तो फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट जैसे कि डॉलर हो गया, जापानीज़ येन हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, इन सब में करते हैं। तो यहाँ पर इसकी मैच्योरिटी यूजुअली 1 से 5 साल की होती है। और अगर रुपये गिर जाए तो भी एनआरआईज़ को लॉस नहीं होता क्योंकि डिपॉजिट यहाँ पर डॉलर या फिर दूसरी फॉरेन करेंसी में रहता है। इसके लिए यहाँ पर आरबीआई, एफसीएनआर और जो एनआरई डिपॉजिट्स को टेम्परेरीली यहाँ पर सीआरआर और एसएलआर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उससे एग्जेम्प्ट कर सकता है, जिससे कि बैंक्स भी इन पर ज़्यादा ऑफर दे सकते हैं। और रुपये अब तक यहाँ पर 85.49 डॉलर जो मार्च में 2025 में था उससे गिरकर यहाँ पर 91.81 पर डॉलर तक पहुँच गया है, जो लगभग 7.4% डिप्रिसिएशन है। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि एक तो ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा हो रहा है इंडिया का, यूएस के टैरिफ्स हो गए और फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का इक्विटी मार्केट से आउटफ्लो होना, यानी इनका पैसा यहाँ से सेल ऑफ करना। और ज़्यादा डॉलर यहाँ पर हमारा अगर इन्फ्लो होगा इंडिया में तो रुपये भी स्टेबलाइज होगा और आरबीआई को मार्केट इंटरवीन करने में मदद मिलेगी। जो नेक्स्ट यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ट्वीक्स 2020 रूल्स टू अलाउ चाइनीज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने बेसिकली एफडीआई रूल्स जो कि प्रेस नोट 3 है 2020 में अमेंडमेंट अप्रूव किया है, जो कि इंडिया के साथ जो लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज़ हैं उनसे आने वाले इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करता है। तो 2020 में ये रूल कोविड के दौरान लाया गया था ताकि जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट है खासकर चाइना से, उसको कंट्रोल किया जा सके। नए अमेंडमेंट में यहाँ पर बेनिफिशियल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है। अगर किसी कंपनी में यहाँ पर लैंड बॉर्डर कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स का नॉन कंट्रोलिंग स्टेक 10% है, तो वो ऑटोमेटिक रूट से इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है और पहले की तरह गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी इसके लिए। और साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, कैपिटल गुड्स, और इनमें आने वाले इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को यहाँ पर 60 दिन के अंदर प्रोसेस किया जाएगा कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर। यहाँ पर कैबिनेट ऑफ सेक्रेटरीज फ्यूचर में इन स्पेसिफाइड सेक्टर की लिस्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं।
और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इनसाइड चाइना अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस। तो ये आर्टिकल बेसिकली चाइना की पॉलिटिक्स और लीडरशिप डायनामिक्स को एक्सप्लेन करता है, खासकर माओ जेडोंग से लेकर डेंग जियोपिंग से लेकर जी जिनपिंग के पावर ट्रांजिशन को। तो यहाँ पर ऑथर का मेन आर्गुमेंट है कि चाइना बाहर से एक स्ट्रांग और यूनिफाइड मोनोलिथ जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से वहाँ पर पावर स्ट्रगल और इंटरनल टेंशन्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि 1949 में माओ जेडोंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को विक्ट्री दिलाई और चाइना को यहाँ पर कम्युनिस्ट स्टेट बनाया। और फिर माओ के बाद यहाँ पर डेंग जियोपिंग आए, जिन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए और चाइना को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनाने की फाउंडेशन रखी। और आज यहाँ पर जी जिनपिंग चाइना के सबसे पावरफुल लीडर हैं। इन 3 लीडर्स ने यहाँ पर चाइना की डायरेक्शन और पावर स्ट्रक्चर को शेप किया है। तो यहाँ पर बोलते हैं जी जिनपिंग ने अपनी पावर कंसोलिडेट करने के लिए यहाँ पर एंटी करप्शन कैंपेन और पर्च जो है वो चलाए हैं। रिसेंट एग्जांपल्स में बोलते हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टॉप जनरल्स को हटाया गया है। ऑफिशियल रीजन यहाँ पर करप्शन को बताया गया है, लेकिन एनालिस्ट के हिसाब से ये पॉलिटिकल रिवाइवल को रिमूव करने का तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर माओ के टाइम भी ऐसा ही हुआ था। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि ऑथर के मुताबिक चाइना को कुछ इंटरनल चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे कि इकोनॉमी उसकी स्लो डाउन हो रही है, कम्युनिस्ट पार्टी में ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पर टेंशन और डिससैटिस्फैक्शन हो सकती है। इसी वजह से जो लीडरशिप है अपनी पावर स्ट्रक्चर सिक्योर करने के लिए ये पर्ज कर रही है, जैसे कि आर्मी के टॉप जनरल्स को हटाना। तो आर्टिकल कहता है कि रीसेंट ग्लोबल इवेंट्स ने भी चाइना के इमेज को भी नुकसान पहुंचाया है। वेनेजुएलन क्राइसिस में चाइना बेसिकली यूएस को चैलेंज नहीं कर पाया और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में भी चाइना ईरान को इफेक्टिवली सपोर्ट नहीं कर पाया और यूएस इजराइल जो एक्शंस है उसको रोक नहीं सका। तो इससे चाइना और की जो मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंगली यहाँ पर बोलते हैं चाइना अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में पहले जैसा एग्रेसिव जो है बिहेवियर नहीं दिखा रहा और यूएस के साथ कन्फ्रंटेशन से बचने की कोशिश भी हो रही है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बोलते हैं आर्कटिक जो शिपिंग रूट है उस जैसा स्ट्रैटेजिक अचीवमेंट भी चाइना ने एग्रेसिवली प्रमोट नहीं किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इंटरनल जो टेंशन है उसके कारण ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड कर रहा है। और आर्टिकल कंक्लूड करता है कि चाइना बाहर से पावरफुल लगता है, लेकिन अंदर से पॉलिटिकल जो टेंशन है और अनसर्टेनिटी हो सकती है। अगर चाइना ज़्यादा स्टेबल और कोऑपरेटिव यहाँ पर बन जाए तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में टेंशन कम हो सकती है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी एक लेस एग्रेसिव जो चाइना है वो बेनिफिशियल होगा और रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे एआई एंड द नेशनल सिक्योरिटी कैलकुलस। तो ये आर्टिकल बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल पावर कंपटीशन जो यूएस वर्सेस चाइना है उसके बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। तो ऑथर का मेन आर्ग्यूमेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को न्यूक्लियर वेपन की तरह कंट्रोल करना प्रैक्टिकल नहीं है और इस पर जियोपॉलिटिक्स और कॉरपोरेट इंटरेस्ट का बड़ा इम्पैक्ट। वीकर मॉडल ट्रेन किया जाता है और लगभग यहाँ पर 16 मिलियन इंटरेक्शंस किए गए, 24,000 फेक अकाउंट्स यूज़ किए गए और ये सब उनके प्लेटफॉर्म रूल्स का वॉयलेट करके किया गया। और फिर जो यहाँ पर बोलते हैं कि आर्टिकल बताता है कि अमेरिकन एआई मॉडल सिर्फ सिविलियंस जो है काम नहीं बल्कि मिलिट्री ऑपरेशंस में भी यूज़ हो रहे हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस मिलिट्री ने ईरान पर अटैक्स में एआई का यूज़ किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टारगेट आइडेंटिफाई करने से लेकर स्ट्राइक अप्रूवल तक जो है प्रोसेस फास्ट किया है और इसी वजह से एआई का रोल मॉडर्न जो वॉरफेयर है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि कई एक्सपर्ट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जैसा डेंजरस मानकर उसकी प्रोलिफरेशन को रोकने की बात करते हैं, लेकिन आर्टिकल कहता है कि ये कंपैरिजन ही सही नहीं है और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में रेयर मटेरियल्स, यूरेनियम, प्लूटोनियम ये सब चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिर्फ मैथमेटिक्स, डेटा और कंप्यूटिंग पावर चाहिए। तो इसीलिए एआई को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और चाइनीज़ कंपनीज जो डीप सीक है इसने एक्सपोर्ट कंट्रोल के बाद भी चीप और पावरफुल जो एआई मॉडल डेवलप कर लिया जो रेस्ट्रिक्शंस के फेलियर को दिखाता है। और एंथ्रोपिक का एक क्लेम है कि चाइनीज़ जो डिस्टिल्ड मॉडल डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि उनकी उनमें सेफ्टी गार्ड रेल्स नहीं होंगे, लेकिन ऑथर कहता है कि अमेरिकन एआई मॉडल्स भी मिलिट्री यूज़ के लिए डिप्लॉय हो रहे हैं। कंपनीज जैसे कि ओपन एआई है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रही हैं, इसीलिए ये जो आर्ग्यूमेंट है ये वीक लगता है। तो यहाँ पर आर्टिकल कहता है कि एआई रेस्ट्रिक्शंस का जो रियल इफेक्ट है कि वो इनोवेशंस स्लो हो गए और साइंटिफिक कोलैबोरेशन रिड्यूस होना और यूएस की टेक्नोलॉजी कंपनीज की जो मोनोपोली है वो स्ट्रांग होना। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है यहाँ पर
कि ऑथर कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंपनीज़ के रूल से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ज़रूरत है यहाँ पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की। लीथल जो वेपन्स हैं उसमें ह्यूमन कंट्रोल यहाँ पर मैंडेटरी होना चाहिए। मास सर्विलेंस पर रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मिलिट्री सिस्टम के लिए ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्ड्स यहाँ पर डेवलप किए जाने चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का जो स्प्रेड इनएविटेबल है और इससे मिलिट्रीज़ यूज़ करेंगी ही करेंगी। तो इसलिए कॉम्पिटिशन और जो बैन्स हैं इनके बजाय ग्लोबल गवर्नेंस और रूल्स जो है बनाना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे रीइवैल्यूएटिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। तो ये आर्टिकल लोकसभा स्पीकर के कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, न्यूट्रैलिटी और अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करता है। खासकर ओम बिरला के खिलाफ जो ऑपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो आर्टिकल का मेन आर्गुमेंट है कि स्पीकर का जो ऑफिस है डेमोक्रेसी के एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। लेकिन रिसेंट जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ने इस ऑफिस की न्यूट्रलिटी पर डिबेट को दोबारा शुरू कर दिया है। तो स्पीकर का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल होता है कि हाउस में वो ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करे, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का डिबेट्स को स्मूथली कंडक्ट करना और एमपीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को इंटरप्रेट करना और मनी बिल सर्टिफाई करना, डिसिप्लिनरी जो एक्शंस हैं वो लेना। तो कॉन्स्टिट्यूशन और जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं उसके हिसाब से स्पीकर को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर न्यूट्रल जो रोल है उसको निभाना चाहिए। यहाँ पर स्पीकर को रिमूव करना आसान नहीं है। आर्टिकल 94 सी के अकॉर्डिंग लोकसभा में मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप के रेजोल्यूशन से पास होना चाहिए, सिर्फ प्रेजेंट एंड वोटिंग से नहीं। तो मोशन लाने के लिए यहाँ पर 14 दिन का रिटन नोटिस देना होता है। डिबेट के लिए कम से कम 50 एमपीज का सपोर्ट ज़रूरी है और चार्जेस यहाँ पर रेजोल्यूशन में क्लियरली मेंशन होने चाहिए। तो डिबेट के दौरान यहाँ पर स्पीकर हाउस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट और वोट भी कर सकते हैं, लेकिन टाई होने पर जो कास्टिंग वोट वो नहीं दे सकते। तो इंडिया की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है बहुत रेयर है। 1954 में जीवी मांगलेकर जी के अगेंस्ट में, 1966 में हुक्म सिंह के केस में, 1987 में यहाँ पर बलराम जाखड़ जी के केस में। तो तीनों केसेस में मोशन यहाँ पर फेल हो गया था। इससे पता चलता है कि स्पीकर को रिमूव करना पॉलिटिकली और प्रोसीजरली बहुत मुश्किल है। तो आर्टिकल के मुताबिक स्पीकर के ऑफिस को कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, जैसे कि पॉलिटिसाइजेशन का जो परसेप्शन है वो बढ़ रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ और मनी बिल सर्टिफिकेशन जैसे डिसीजंस पर बायस के एलिगेशंस हैं, रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के बीच फ्रीक्वेंट कॉन्फ्रंटेशंस हो रहे हैं और जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस वीक भी हो रहे हैं इस चीज़ में। तो इन सब से पार्लियामेंट में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो और डेडलॉक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आर्टिकल सजेस्ट करता है कि पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, जैसे कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्पीकर की न्यूट्रलिटी जो है वो रेस्पेक्ट करनी चाहिए, प्रोसीजरल डिसीजंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए, गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच डायलॉग और जो कंसल्टेशंस हैं वो इम्प्रूव होने चाहिए, स्पीकर के डिस्क्रिशनरी पावर पर क्लियर गाइडलाइंस यहाँ पर बनाई जानी चाहिए। तो आर्टिकल कंक्लूड करता है कि स्पीकर का ऑफिस डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमूवल मोशन सिर्फ पॉलिटिकल टूल्स नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी हैं। लेकिन पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी यहाँ पर तभी बनी रहेगी जब स्पीकर की इम्पार्शियलिटी और जो पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन रहेगा तब। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे 41% इल्यूजन अ क्वाइट री इंजीनियरिंग ऑफ इंडियाज फिजिकल फेडरल लैंडस्केप। तो ये आर्टिकल बेसिकली 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन और सेंटर स्टेट फिजिकल रिलेशन पर क्रिटिकल एनालिसिस देता है। ऑथर का मेन आर्ग्यूमेंट है कि गवर्नमेंट ने कुछ रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ज़रूरी थे, उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है, जिससे इंडिया का जो फिजिकल फेडरलिज्म में इम्बैलेंस यहाँ पर बढ़ सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ की रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट किए हैं, जैसे स्टेट का जो शेयर है वो डिविजिबल पूल जितना भी है स्टेट और सेंटर के बीच में, उसमें 41% यहाँ पर स्टेट्स के लिए मेंटेन किया गया है शेयर में, और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन का फार्मूला भी एक्सेप्ट किया गया। लोकल बॉडी ग्रांट्स और डिजास्टर मैनेजमेंट फंड भी एक्सेप्ट किए गए। तो सरफेस पे ये कॉन्टिन्यूटी लगती है, लेकिन आर्टिकल कहता है कि ये पूरी स्टोरी नहीं है। यहाँ पर बोलते हैं कि डिविजिबल पूल का रियल इशू यहाँ पर क्या है कि 41% जो शेयर है उसका मतलब ये नहीं कि स्टेट्स का जो टोटल
टैक्स रेवेन्यू है उसका 41% मिल रहा है। रीज़न क्या है, यहाँ पर जो सेस और सरचार्ज डिविजिबल पूल में इंक्लूड नहीं होते हैं, जो कि सेंटर स्टेट के साथ शेयर नहीं करता, और ये रेवेन्यू पूरा सेंटर के पास जाता है, सेस और सरचार्ज। इसलिए डिविजिबल पूल का जो शेयर है टोटल टैक्सेस में कम हो जाता है। तो जो डिविजिबल पूल है फाइनेंस कमीशन 13 के टाइम पे 89.2% था, जो कि फाइनेंशियल कमीशन 14 में 82.1% हो गया, और फाइनेंशियल कमीशन 15 के अंडर 78.3 हो गया। यानी कि जो डिवाइड करने वाला पूल है वो भी घटता जा रहा है। तो जो शेयर 41% है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, उसको मेंटेन करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब स्टेट्स को मिलने वाला जो बेस है वो ग्रेजुअली श्रिंक हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रांट्स जो है वो बंद किए गए, जैसे फाइनेंस कमीशन 16 ने कुछ टारगेटेड जो ग्रांट्स भी डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, जैसे कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स। ये ग्रांट्स पहले फाइनेंशियली वीक स्टेट्स को रिलीफ देते थे। तो यहाँ पर आर्टिकल कहता है कि कमीशन ने कई प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए, लेकिन उनके सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं हुए। जैसे कि यहाँ पर पहला बोलते हैं कि जीएसटी कंपनसेशन का जो इशू है, 2022 में जीएसटी कंपनसेशन स्कीम खत्म हो गई, जिससे स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस हुआ। और यहाँ पर सेकंड बोलते हैं कि ऑफ बजट बोरोइंग्स। तो यहाँ पर कई स्टेट्स गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू बोरो करते हैं ताकि फिजिकल डेफिसिट कम दिखाए, और फाइनेंस कमीशन 16 ने इस प्रैक्टिस को स्टॉप करने की रिकमेंडेशन दी है। फिर यहाँ पर पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन जैसे स्टेट्स का जो डेट लेवल है वो बहुत हाई है, और लेकिन जो फिजिकल रूल्स यहाँ पर इफेक्टिवली एनफोर्स नहीं हो रहे। तो गवर्नमेंट ने इन रिफॉर्म्स को फ्यूचर के लिए डिफर कर दिया है। और यहाँ पर बोलते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन 16 है उसने एक मेजर चेंज किया है कि पहले टैक्स एफर्ट्स जो क्राइटेरिया होता था वो 2.5% इसको वेटेज दिया जाता था, जो स्टेट्स को रिवॉर्ड करता था अगर वो बेटर टैक्स कलेक्शन करे। और अब क्या है कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो क्राइटेरिया है वो 10% इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका, जिनका हाई जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, इन स्टेट्स को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो बिहार, झारखंड और यूपी जैसे पुअर स्टेट्स को रिलेटिवली डिसएडवांटेज हो सकता है। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि लोकल बॉडीज को ग्रांट्स मिलने के लिए स्टेट को कंडीशन मीट करनी होंगी। ऑडिटेड अकाउंट्स, स्टेट फाइनेंस कमीशन की फॉर्मेशन, रेवेन्यू बेंचमार्क्स, सेंट्रल डेटाबेस कंप्लायंस, और वीक गवर्नेंस वाले स्टेट्स को ये कंडीशन मीट करना मुश्किल हो सकता है। तो आर्टिकल यहाँ पर कंक्लूड करता है कि जो फाइनेंशियल कमीशन 16 है उसने ट्रांसफर्स का जो सिस्टम है वो कंटिन्यू रखा है, लेकिन स्ट्रक्चरल यहाँ पर फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाया, और न्यू फार्मूला इकोनॉमिक वेट को फिजिकल नीड से ज़्यादा रिवॉर्ड करता है। तो इससे यहाँ पर सेंटर और स्टेट की फिजिकल एसिमेट्री यहाँ पर बढ़ गई है, और लॉन्ग टर्म में इंडिया के जो फेडरल स्ट्रक्चर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरे वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।